फ्रेंड्स, वेलकम टू डायना लर्निंग। 11th क्लास में लास्ट में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर हमारे लंग्स की और रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म के बारे में बेटा। तो रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म जो है वो हमारा दो तरीके से चलता है बेटा। इसके अंदर दो प्रोसेसेस जो हैं वो चलती हैं। सबसे पहली हमारी जो प्रोसेस है इसके अंदर वो आती है इनहेलेशन और दूसरी प्रोसेस आती है हमारी एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग इन ऑफ एयर, मतलब सांस जो है अंदर लेना। तो एयर जो हम अंदर लेते हैं तो उसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंटर करती है, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन। एंड एक्सहेलेशन इज़ द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन जो हमारी प्रोसेस होती है बेटा, इनहेलेशन प्रोसेस हमारी क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान से आपने याद रखना है, स्पेशली नीट के जो कैंडिडेट हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इनहेलेशन हमारी एक एक्टिव प्रोसेस होती है। इस एक्टिव प्रोसेस के अंदर हमारी बॉडी में एयर एंटर करती है। तो इसके लिए हमारी बॉडी को जो टोटल 3 कंडीशंस जो हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें चलती हैं हमने वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमारी रेस्पिरेशन को इजी बनाने के लिए या फिर हमारी रेस्पिरेशन को इफ़ेक्टिव तरीके से पूरा करने के लिए हमारा डायफ्राम काम में आता है, हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम में आती हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर इलेबोरेट करके बताया हुआ है। ठीक है, और तीसरी हमारी एब्डोमिनल मसल होती हैं। एब्डोमेन मतलब जो हमारे ये पेट के आसपास की जो मसल होती हैं, तो उनका भी एक पैसिव रोल रहता है हमारी रेस्पिरेशन के दौरान। तो सबसे पहले अगर हम इनहेलेशन की बात करते हैं तो इनहेलेशन के अंदर क्या होगा बेटा, सबसे पहले इनहेलेशन के अंदर हमारा जो डायाफ्राम है, ठीक है, वो डायाफ्राम जो है वो लोअर पोजीशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग सांस को अंदर खींचते हैं, इसको चाहे आप ट्राई करके देख सकते हो, जैसे आप सांस खींचोगे तो हमारा जो डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लोअर पोजीशन में जाएगा। लोअर पोजीशन में जाने का इसका रीज़न क्या होता है कि हमारे डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम और लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाली जो हमारी रिब्स होती हैं, तो इनके साथ में पेरिफेरल पोजीशन पर मसल्स अटैच्ड होती हैं और वो पेरिफेरल मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। उनकी कॉन्ट्रैक्शन से हमारा डायफ्राम जो है वो लोअर पोजीशन पर आ जाता है और उसके लोअर पोजीशन पर आने से हमारा लंग्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंड होने लगते हैं। तो एक्सपेंड होंगे तो हमारी थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगी, तो मैक्सिमम अमाउंट हमारे लंग्स के अंदर क्या है वो एंटर कर सकेगी। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरी हमारी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं, जिसके कारण हमारे लंग्स जो हैं वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं और एक्सपेंड हो जाते हैं। तो ये मसल्स भी उसमें जो है एक एक्टिव रोल प्ले करती हैं और हमारे लंग्स के अंदर हमारी जो पल्मोनरी कैविटी है उसको इंक्रीज करने का काम या थोरेसिक कैविटी को इंक्रीज करने का काम करती हैं, जिसके कारण हमारे लंग्स के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर एयर एंटर कर सकती है। ठीक है, और तीसरी हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल इस कंडीशन में इनहेलेशन में हमारी जो हैं वो जनरली रिलैक्स करती हैं और रिलैक्स करके वो अपने आप को क्या करती हैं, जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पर रखने की कोशिश करती हैं, सो दैट मैक्सिमम जो है लंग्स और डायफ्राम एक्सपेंड हो सके, उसके कारण हमारे लंग्स के अंदर एयर एंटर कर जाएगी। ठीक है, ये हमारी है इनहेलेशन। दूसरा है हमारी बॉडी में एक्सहेलेशन, जो होता है सांस का बाहर निकालना। तो एक्सहेलेशन के टाइम पे बेटा क्या चलेगा, एक्सहेलेशन के टाइम पे इनका ऑपोजिट होगा। एक्सहेलेशन के टाइम पे हमारा जो डायफ्राम है वो अब डाउनवर्ड जाने की बजाय वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या रेज पोजीशन में जाएगा। अब इसके रेज पोजीशन में जाने का कारण है कि जो यहाँ पर इसके पेरिफेरल मसल्स थी, ठीक है, वो पेरिफेरल मसल्स क्या होती हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं। उनकी रिलैक्सेशन से डायफ्राम भी ऊपर नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, जिसके कारण हमारे लंग्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं और लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो हैं वो भी क्या है, अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती हैं, जिसके कारण लंग्स की जो कैपेसिटी है या उनकी जो
हम लोग बोलते हैं कि इसका जो एरिया है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से बाहर निकल जाती है। क्लियर है? पहला तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है इसके बारे में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपने ये ध्यान में रखनी है कि जब इनहेलेशन के टाइम पे हमारे लंग्स के अंदर एयर एंटर करती है, ठीक है, और लंग्स एक्सपैंड करते हैं, तो इस टाइम पे हमारे लंग्स के अंदर लगभग -3 से -6 तक जो है वो प्रेशर नेगेटिव चला जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर। क्योंकि गैसेस हमारी बॉडी के अंदर या कोई भी मॉलिक्यूल है वो हमारी बॉडी के अंदर मूव कब करेगा, वो हमारी बॉडी के अंदर तभी ही मूव करेगा जब वो डिफ्यूज़ करके हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आना है तो इस टाइम पे हमारे लंग्स का जो प्रेशर है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, फिर कम होना चाहिए। तो इस वजह से हमारे लंग्स के अंदर यहाँ पर इतना प्रेशर -3 से -6 जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स हमारे लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। और ये बात जो है आपको खास ध्यान में रखनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेटा, नीट के लिए। तो नेगेटिव प्रेशर जो है इनहेलेशन के टाइम पे क्रिएट होगा और एक्सहेलेशन के टाइम पे हमारे लंग्स के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होने के कारण यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड विंड पाइप से हमारी कब रिमूव हो पाएगी, जब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। तो हाई प्रेशर से एटमॉस्फेयर के अंदर लो प्रेशर होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी और हमारे लंग्स से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। देखो कितना आसान है इस चीज़ को समझना बेटा, हमारी रेस्पिरेशन को बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का याद रखना है और उसके बाद में हमारी एब्डोमिनल मसल जो हैं जो एक पैसिव रोल प्ले करती हैं बट उनका भी रोल हमारी रेस्पिरेशन के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेशन का बेटा मैकेनिज्म है, बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। अब हमारे रेस्पिरेशन में हम एक कंप्लीट रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमारे एक कंप्लीट रेस्पिरेशन के अंदर क्या आ जाएगा, हमारे कंप्लीट एक रेस्पिरेशन के अंदर इनहेलेशन भी आएगी और एक्सहेलेशन भी आएगी। इनहेलेशन को ही बेटा दूसरे नाम से भी जानते हैं, इनहेलेशन को ही हम लोग क्या लिख देते हैं, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने हमें तो पहले बताया नहीं। इसको ही हम लोग इंस्पायरेशन बोलते हैं, वो एक ही बात है, इनटेक ऑफ एयर या इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, समझ गए। एंड एक्सहेलेशन को ही हम लोग एक्सपायरेशन बोलते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेटा ध्यान रखनी है दो बातें, कई कहूँ कि हमने बताया नहीं। अब हमारी एक कंप्लीट रेस्पिरेशन फिर क्या होगी, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी, तो हमारी बॉडी का रेस्पिरेशन रेट ये भी आपको पूछा जाता है, व्हाट इज द रेस्पायरेटरी रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो बेटा ह्यूमन बीइंग जो है वो 1 मिनट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 14 से 18 टाइम्स, ठीक है, 18 टाइम्स पर मिनट का इसका रेस्पिरेशन का रेट रहता है। मतलब ये 1 मिनट के अंदर 14 से 18 बार क्या करता है, एक कंप्लीट रेस्पिरेशन पूरी करता है। इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन 1 रेस्पिरेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा ह्यूमन बॉडी का रेस्पायरेशन रेट। और यहाँ पर एक हमने जो बात करी थी बेटा नेगेटिव प्रेशर वाली, ये भी सुन लो, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो इसका बेटा क्वेश्चन क्या आएगा, ये पूछता है कि नेगेटिव प्रेशर हमारे लंग्स के अंदर जो क्रिएट होता है तो इसका फ़ायदा क्या मिलता है हमें रेस्पिरेशन के अंदर। तो इसका फ़ायदा सुनो, इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि जब हम लोग नॉर्मली रेस्पायर कर रहे होते हैं बेटा, ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान हमारा यहाँ पर जो एपिग्लोटिस है वो एपिग्लोटिस क्या रहेगा, ओपन रहेगा क्योंकि हमें सांस लेनी है। बट जब हम खाना खा रहे होते हैं, जब हमने स्वेलो करना है, तो ड्यूरिंग स्वेलोइंग हमारे जो एपिग्लोटिस को क्या होना पड़ता है, हमारे एपिग्लोटिस को फूड पाइप से थोड़ा रिमूव होना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि फूड पाइप के ऊपर रहेगा नॉर्मली, वो नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे फूड पाइप जो है वो कवर रहती है, ठीक है, सिर्फ हमारी विंड पाइप खुली होती है क्योंकि सांस लेना है हमें हर टाइम। तो जब हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप के अंदर हमारी इसोफेगस के अंदर खाना जाए और हमारी विंड पाइप के अंदर खाना ना जाए, तो उस वजह से एपिग्लोटिस जो है वो फॉर अ मोमेंट वो क्या होता है, शिफ्ट होता है, उसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी।
तो जब हम स्वेलो करेंगे, खाना निगलेंगे, तो खाना निगलते टाइम पे हमारा एपिग्लोटिस जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और हमारी इसोफेगस, हमारी फूड पाइप वो ओपन हो जाएगी। तो जब हम खाने को स्वेलो करते हैं तो खाने को स्वेलो करते टाइम पे भी हमें सांस तो लेनी है ना। ऐसा तो नहीं है कि जब आप खाना स्वेलो कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ठीक है, आपके मुंह में खाना चबाया भी जा रहा है, निकल भी रहे हो, आप सब काम कर रहे हो, उस टाइम पे आप सांस लेना बंद कर दो, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो जब हम लोग खाना खाते टाइम साथ साथ में सांस भी लेते हैं, तो साथ में उसमें क्या होता है कि जब हमारे लंग्स के अंदर यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है तो वो फूड, ठीक है, वो फूड सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी फूड पाइप के अंदर ही स्लिप होता है। अगर प्रेशर ज़्यादा होता तो ज़्यादा प्रेशर के कारण वो खाना जो है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फंस जाता, और अगर खाना हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फंस जाता तो फिर क्या होता, फिर हम लोग टाइम हो जाते बेटा, ठीक है, राम नाम सत्य हो जाता, हम लोग बेटा डेथ हो जाती है हमारी। तो ये काम हमारा नहीं होता, वो इस नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने के कारण होता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारे यहाँ पर लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होना है। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई। तो ये बेटा हमारा रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है। आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम लोग हमारे गैसेस का एक्सचेंज देखेंगे कि ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन के टाइम पे गैसेस जो एक्सचेंज हो रही हैं ब्लड के बीच में, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो हमारी इस जो है ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करेंगे, उनके बारे में सारा डिटेल के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।